हेलो दोस्तों, क्या हाल है सभी। मेरा नाम है धीरेंद्र। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रॉफिट्स या रिजर्व्स, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। स्पेशली ये वीडियो वैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो के लिए है, बट आप किसी भी तरीके का एडमिशन चैप्टर पढ़ो, चाहे आप रिटायरमेंट पढ़ो, चाहे डेथ में पढ़ो, हर एक में ही आता है। तो आपने एक बार इसको अच्छे से समझ लिया, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक को दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत हर जगह पे फिर आप काम आएगा और आप उस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को बस आपको एंड तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस या रिजर्व्स, इनका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों करते हैं। जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन से क्या होता है, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाती है। फिर चाहे वो आपका केस हो चेंज इन पीएसआर का, यानी कि या तो आपने खुद डिसाइड करा कि मुझे प्रॉफिट शेयरिंग बदलनी है, या फिर कोई नया पार्टनर का एडमिशन हो गया, या फिर रिटायरमेंट हो गया, या फिर डेथ हो गई किसी की, तो उन सभी केसेस में आपको ट्रीटमेंट सेम ही करना पड़ता है, क्योंकि इन सभी केसेस से आपकी प्रॉफिट शेयर रेशो तो बदलती ही बदलती है। उससे वजह से फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है। होता यह है कि फ्यूचर में इसकी वजह से किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है प्रॉफिट का शेयर, और किसी को गेन करना होता है प्रॉफिट का शेयर। तो फ्यूचर में किसी को सैक्रिफाइस करना होता है, किसी को गेन करना होता है। उस वजह से हम ये चाहते हैं कि हम किसी को भी सैक्रिफाइस ना करना पड़े, किसी को भी गेन ना करना पड़े। तो हम उससे पहले सारे ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ये भी ट्रीटमेंट वैसे ही है। रिज़र्व कोई पड़ा हुआ है आपके पास, कोई प्रॉफिट बचा हुआ पड़ा हुआ है, कोई लॉस हुआ हुआ है बहुत पहले से, उसका अगर आपने उसका ट्रीटमेंट अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे नहीं किया, उसकी वजह से नुकसान ये होगा कि फ्यूचर में किसी को गेन हो जाएगा और किसी को सैक्रिफाइस हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रॉफिट शेयर जो बदल जाती है फ्यूचर में। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो हम उससे पहले ही रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से पहले ही उसी टाइम हम उस रिज़र्व, प्रॉफिट, लॉसेस को ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और उन्हीं की ओल्ड रेशियो में, नई रेशियो में नहीं, ओल्ड रेशियो में, ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो कि मैं नई रेशियो में बांट रहा हूँ और नई रेशियो में बांटने की वजह से किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, किसी को गेन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल तो समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास कोई जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है 1 लाख का, कि आपने प्रॉफिट को बचा के रखा हुआ था, और ए और बी उस समय पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट बांट रहे। एक का नया बंदे का एडमिशन हो गया सी, जो कि कह रहा है कि मुझे 1/5 शेयर चाहिए। अब अगर फ्यूचर में मैं 1 लाख रुपए बांटूंगा सी के आने के बाद, तो पहले सी को 1/5 देना पड़ेगा और ए और बी को फिर कम शेयर मिलेगा रिजर्व का। और जबकि सी का इसमें मतलब नहीं है, सी का इसका हिस्सा नहीं मिलेगा। सी का तो मतलब ही नहीं है रिजर्व का। रिजर्व कमाया ए और बी ने, तो इसलिए ए और बी कहेंगे कि भाई ये रिज़र्व को आज ही बांट लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ऐसे 3:2 में ही, जिससे कि फ्यूचर में मुझे सैक्रिफाइस ना करना पड़े और ना तो किसी को गेन। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, लॉसेस को सब ट्रांसफ़र कर देते हैं उसी टाइम पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में, जिसे फ्यूचर में नई रेशियो में ना करना पड़े। तो देखो उसकी एंट्री क्या होती है। पहली एंट्री है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व्स। कोई भी अगर रिजर्व है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बचा हुआ है, वो ट्रांसफ़र करना है, तो उनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि लायबिलिटी साइड में लिखा आता है। प्रॉफिट भी लायबिलिटी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब है कि कोई प्रॉफिट बचा हुआ है, आपने बांटा नहीं था, उसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस को अगर ट्रांसफ़र करना है तो क्या करूँगा, डेबिट कर दूँगा। क्रेडिट बैलेंस को अगर ट्रांसफ़र करना है तो उसे डेबिट कर देंगे। तो कोई रिजर्व है, रिजर्व अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि प्रॉफिट है, उसको डेबिट कर दूंगा। कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, डेबिट कर दूंगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसको समझेंगे, डेबिट कर देंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जब भी ट्रांसफ़र करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो क्रेडिट करते हैं। ऑल पार्टनर का मतलब ये नहीं है कि कोई नया पार्टनर में इंक्लूड रहेगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो पुराने पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि यहाँ पर नया पार्टनर का कोई मतलब नहीं है। जितने भी पुराने पार्टनर फर्म में, उन सब को बांट दिया जाए फ्यूचर में, ताकि ना बांटना पड़े।
तो ये तो पहली बात होगी। अब बात करते हैं कि अगर कोई लॉसेस हुआ उसको बांटने की एंट्री क्या होती है, उसको भी देख लो। तो अगर कोई लॉसेस हो गया या कोई डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब कि ऐसा कोई एक्सपेंडिचर आपने कर दिया जिसका फ़ायदा फ्यूचर में भी होगा, तो उसको हम डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और या कोई एक्यूमुलेटेड लॉस पड़ा हुआ है, यानी कि जैसा कि हमने अभी समझा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होता है, कई बार डेबिट बैलेंस भी बचा होता है, लॉस उसे बोलते हैं डेबिट बैलेंस का मतलब। तो ये लॉस और ये जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट, तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए कर देंगे क्रेडिट। तो देखो क्रेडिट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कोई, उसे क्रेडिट कर दिया। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कई बार आता है, यानी कि कोई ऐसे आपने कोई एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया तो उसका बेनिफिट फ्यूचर में भी होता है एडवर्टीजमेंट का, तो उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि न्यू रेशो में हो, तो पहले ही ओल्ड रेशो में इसको ट्रांसफ़र कर देगी, पुराने पार्टनर में, पुरानी रेशो में, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स, जितने भी सारे ओल्ड पार्टनर्स, तो यही हम एंट्री करेंगे हर जगह पे, हर जगह पे। तो चलिए अब इसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से एंट्रीज होती है। तो एग्जाम्पल 1 करेंगे, जैसे कि आपके सामने आ भी रहा है। अखिल विक्रम पवन पार्टनर है, 532 में प्रॉफिट बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रॉफिट शेयर रेशो बदल देंगे 1 अप्रैल 2023 से 235 में बांटेंगे, और उस डेट पे जनरल रिजर्व 1 लाख का पड़ा हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा होगा फर्म का, तो कोई भी रिजर्व्स हो, कोई भी प्रॉफिट्स, उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो जनरल रिजर्व 1 लाख का पड़ा हुआ है, तो जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र करने की एंट्री मैंने स्टार्टिंग बताई अभी कि रिजर्व, कोई भी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का बना। और कब करेंगे? जिस डेट को रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा हो, 1 अप्रैल को हो रहा है, तो 2023 1 अप्रैल। तो यहाँ लिखिए जनरल रिजर्व अकाउंट, रिजर्व का नाम क्या है? जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, और उसको हम बांटेंगे पुराने पार्टनर में, पुरानी रेशो में, जो कि है आपके सामने अखिल विक्रम पवन। तो अखिल, अब कुछ ना लिखा हो तो कैपिटल अकाउंट में ही बांटेंगे, अगर फिक्स्ड कैपिटल लिखी होती तो करंट अकाउंट में बांटते। अखिल विक्रम्स कैपिटल अकाउंट एंड पवन्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? किस रेशो में बांटेंगे? पुरानी रेशो में, जो कि 532 है। तो 1 लाख को 532 में बांटेंगे। कैसे बढ़ता है? देखो 1 लाख के 532 हिस्से करने हैं, इसको पहले 10 से डिवाइड कर दो। टोटल हिस्से कितने करने हैं? टोटल 10। तो 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 10,000। तो 10,000 को बांटेंगे, 10 हिस्से कर दिए, तो एक ही हिस्से में 10,000 आता है। तो पाँच हिस्से में कितना आएगा? 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000। 1 प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 10,000। 3 प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000, एंड 2 प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा? 20,000। ऐसे करते हैं। तो अखिल को जाएगा 50,000, विक्रम को जाएगा 30,000, और पवन को जाएगा 20,000। ठीक है। नरेशन क्या है ये? बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स या अमंग पार्टनर्स, तो यानी तो बीइंग जनरल रिजर्व distributed among all partners in all profit sharing ratio। क्लियर हो रही बात? बस ऐसे करना होता है। सो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है अकाउंटिंग ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ गया तो उसको क्या करते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है कि जैसे कि कोई एम्प्लॉइज़ या कोई वर्कर काम कर रहा है फैक्ट्री के अंदर, और उसको कोई नुकसान हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, उसकी भरपाई करने के लिए कंपनी पैसा देती है। तो कंपनी पैसा देने के लिए कंपनी क्या करती है? उस अमाउंट को पहले से ही अलग कर लेती है, उसका रिजर्व बना के रख देती है कि भाई कल को कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई वर्कर को प्रॉब्लम हो गई, कुछ कंपनसेशन मांग रहे हैं, मुआवजा मांग रहे हैं मेरे से, तो मेरे पास पैसा पहले से होना चाहिए देने के लिए।
तो उसके लिए मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मांगता हूँ, वर्कर को कंपनसेशन देने के लिए। तो उसके कई सारे केसेस हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि वो रिजर्व से कुछ ज़्यादा मांग लेते हैं कंपनसेशन। मान लो मेरे पास रिजर्व है 1 लाख, वो मांग रहे हैं 50,000 की कंपनसेशन, कभी मांग सकते हैं 70,000 की, कभी मांग सकते हैं 1 लाख से ऊपर की मांग सकते हैं। मान लो वो मांग रहे हैं 1.5 लाख की कंपनसेशन। तो अलग अलग केसेस होते हैं, उस केसेस को समझना है कि हर केस में क्या एंट्री होती है। तो इसके लिए हम इलस्ट्रेशन 10 करेंगे। देखो, राम श्याम मोहन प्रॉफिट शेयर कर रही है 432 में। उन्होंने कहा कि भैया हम फ्यूचर में अप्रैल 2023 से इस रेशो में बांटेंगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो क्वेश्चन है ये। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 का दे रखा है। केस 1, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। पहला केस क्या है कि कोई क्लेम के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं आपको। तो अगर क्लेम के बारे में जानकारी नहीं है तो मैंने क्या बताया, कोई भी रिजर्व हो वो सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है। तो ये भी रिजर्व है। रिजर्व कैसे बढ़ता है, जैसे मैंने बताया, नाम आएगा ऊपर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। जैसे जनरल रिजर्व था भी तो नाम आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। डेबिट 90,000 रुपये का है। टू पुराने पार्टनर बढ़ जाएगा जो कि राम श्याम मोहन है। टू राम श्याम मोहन। तो राम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट किस रेशो में बटेगा, जो आपके सामने ओल्ड रेशो है 432। तो 432 में बटोगे तो 40,000, 30,000, 20,000। ये आप अच्छे से निकाल लेना। बस नरेशन आपको पता ही है। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। केस 2 देखते हैं। केस 2 कह रहा है कि जब व्हेन देयर इज नो क्लेम। पहले तो कह रहा है कि क्लेम के बारे में जानकारी नहीं है, मतलब क्लेम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी। क्लेम होगा लेकिन मुझे पता नहीं था, तब भी मैं यही करूँगा। और जब क्लेम के बारे में जानकारी है लेकिन क्लेम नहीं है, मतलब क्लेम मांगा नहीं किसी ने। पहले केस में था कि क्लेम हो सकता है मांगा हो बट मुझे नहीं पता। दूसरा केस कहता है कि जब क्लेम है ही नहीं तब भी यही एंट्री होगी। जब क्लेम है नहीं तो उसका मतलब पूरा का पूरा पार्टनर में बढ़ जाएगा, तो सेम एंट्री होगी। ये तो भैया सेम एज केस 1, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। केस 3 देखते हैं ज़रा, ये है बढ़िया चीज़। केस 3 में कह रहा है कि जब क्लेम मांगा वर्कमैन कंपनसेशन का 45,000 रुपये, मतलब कि 90,000 का मेरे पर रिजर्व बना हुआ है लेकिन 45,000 को कह रहे हैं कि मुझे पैसा दो, वर्कर कह रहे हैं। तो ये रिजर्व बनाया किसने भाई? रिजर्व बनाया है ताकि अगर कोई क्लेम मांगे उस रिजर्व से पैसा उठा के उनको क्लेम दे दूँ, तभी तो बनाया मैंने रिजर्व। तो 90,000 को यूज़ करूँगा 45,000 की पेमेंट करने के लिए। देखो, पहले तो मैं पूरे से डेबिट करूँगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, क्योंकि बचाना तो कुछ भी नहीं है इसमें से, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया, सारा पार्टनर में बढ़ता है। रिजर्व को उठा के रख नहीं सकता मैं बैलेंस शीट में, पार्टनर में तो बटना ही है। तो पूरा का पूरा मैं डेबिट करूँगा। ठीक है, पार्टनर में हो सकता है पूरा ना बटे, लेकिन डेबिट तो पूरे से ही करूँगा 90,000 से। इसमें से कुछ हिस्सा क्लेम देने में लग जाएगा। तो जब कुछ हिस्सा क्लेम देने में लग जाएगा, क्लेम लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी है ये, अभी क्लेम पैसे के टर्म में नहीं देना, लायबिलिटी है। तो टू लायबिलिटी क्या क्रेडिट होती है, तो लायबिलिटी क्या, तो यहाँ लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ये मेरी लायबिलिटी है और इस लायबिलिटी को इसलिए मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। ये नई लायबिलिटी आ गई, बट ये लायबिलिटी मैंने किससे पूरी कर दी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट से पूरी कर दी। मतलब कि मुझे एक्चुअल में कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं 90,000 में मैंने यहीं से 90,000 का जो रिजर्व था उसी में से 45,000 उठाए और इस लायबिलिटी को मैंने लगभग पे कर दिया। कैश की टर्म में पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अब बाकी बचा 45,000। 90,000 का रिजर्व था, उसमें से 45,000 मैंने यूज़ कर लिया, तो अभी भी कितना बच गया? 45,000। क्या ये संभाल के रखूँगा अपने पास? नहीं, वही संभाल के रख दे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, न्यू रेशो हो जाएगी। अगले 1 अप्रैल से न्यू रेशो आने वाली है, तो न्यू रेशो में नहीं बांट सकता उसे, पुरानी रेशो में बांट दूंगा अभी के अभी। तो यहाँ लिखूँगा टू, वही राम्स कैपिटल अकाउंट
पुरानी रेशो में बढ़ जाएगा अभी 45,000 पे। बचाना नहीं है रिजर्व को, पार्टनर में ही बांटना है पुरानी रेशो में। राम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी कोई क्लेम आ गया तो पहले उस रिजर्व से पूरा करूँगा, उस रिजर्व से दे दूँगा, बाकी जो बचा वो पार्टनर बांट दूँगा। तो 45,000 में पार्टनर बढ़ जाएगा किस रेशो में, वही 4:3:2 में। तो 20,000, 15,000 और 10,000 पे आएगा। समझ आ रहा है आपको सबको? बहुत बढ़िया। और फिर नरेशन क्या रहेगी, बीइंग ट्रांसफर ऑफ, यहाँ लिख दो सीधा, बीइंग सरप्लस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, सरप्लस बच गया ना, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं केस 4। केस 4 बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहा है कि व्हेन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 99,000। अब रिजर्व मेरे में 90,000 का है, क्लेम 99 का मांग रहा है, तब क्या करा जाए भाई साहब? तो वही पहले तो वही करना है, पूरा का पूरा डेबिट ही करना है। मैंने क्या बताया, संभाल के नहीं रखना इसे, वर्कमैन कंपनसेशन को, रिजर्व को। तो पहले तो पूरा का पूरा ही डेबिट करना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 से। अब इसका पैसा पहले क्लेम देने में लगाते हैं, क्लेम 99 का है, ठीक है, 90,000 में से 99 नहीं पे कर सकता, लेकिन 90 तो पे कर सकता हूँ ना। तो पहले 90 तो पे करो, बाकी बाद में देखेंगे। 90,000 में से 90,000 तो पे करो, ठीक है। भले ही मुझे पता है कि क्लेम 99 का आया, बट 99,000 का मैं पूरा नहीं पे कर सकता रिजर्व से, लेकिन जितना पे कर सकता हूँ उतना पे कर सकता हूँ। मैक्सिमम कितना पे कर सकता हूँ, यहाँ से 90,000 पे कर सकता हूँ। 90,000 का रिजर्व है तो 90 के 90,000 पे तो पे कर सकता हूँ यहाँ से। बाकी बचा 9,000 तो उसका देखते क्या करना है। तो पहले तो पूरा उठाओ, टू यहाँ लिख दो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 90,000। सर बाकी कहाँ गया? सर ये सर 99,000 का क्लेम है, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरा पे कर दिया, तो यानी कि पार्टनर में नहीं बटेगा, नहीं बटेगा भाई। जब बचा ही नहीं रिजर्व तो पार्टनर में कैसे बांटूँ? जब रिजर्व बचा ही नहीं, रिजर्व बचेगा तभी तो बांटूंगा पार्टनर, बचा ही नहीं। सर लेकिन 9,000 की तो पेमेंट भी तो करनी है, वो कहाँ से करूँगा? तो अगर ये 9,000 रुपये का क्लेम एक्स्ट्रा आ गया तो भैया उसके लिए हम रेवोल्यूशन अकाउंट रखते हैं। कोई भी अगर एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा फर्म में आता है, वो सब रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेते हैं। तो ये भी 9,000 रुपये का ये जो क्लेम है, ये बेसिकली क्या है, एक तरह की नई लायबिलिटी है। और नई लायबिलिटी है मेरी, नई लायबिलिटी आ गई तो नई लायबिलिटी कोई भी आती है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई नई लायबिलिटी अगर आती है तो वो वहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं उसके। नई लायबिलिटी कोई भी आती है तो नई लायबिलिटी आई, उसको कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और वो पार्टनर के लिए लॉस है तो अल्टीमेटली वो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट से कटेगा बाद में जाके, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी लायबिलिटी होती है, कोई भी लॉस होता है, डेबिट साइड पे लॉस होता है, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आता है। कहने का मतलब है कि ये 9,000 रुपये पहले ट्रांसफर कर देने हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना है 9,000 से टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो ये एक नई लायबिलिटी है 9,000 रुपये की एक्स्ट्रा लायबिलिटी, वो ट्रांसफ़र कर दी। इसको हम एक साथ भी एंट्री कर सकता था, एक साथ भी कैसे कर सकता था? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्योंकि दोनों में क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ही हो रहा है तो कंपाउंड एंट्री कर सकता था। ठीक है, समझ आ रही बात? तो ये चीज़ समझ आ रही है आपको? तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटी आ गई तो क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देना है, क्योंकि नई लायबिलिटी ये एक्स्ट्रा लायबिलिटी सब रिवैल्यूएशन अकाउंट में आती है। समझ आ रही बात? तो इसलिए लिखना है कि बीइंग, जो हमारा बीइंग शॉर्टफॉल इन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये तो आपको पता ही है कि बीइंग ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। और एक और बात यहाँ समझनी है, देखो मैंने क्या बताया था अभी कि लॉस कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर डेबिट कर दिया तो जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होता है वो लॉस होता है पार्टनर के लिए। तो
तो लॉस बढ़ जाएगा पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में। लॉस को बांटने के लिए क्या करूँगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दूंगा, क्रेडिट। जब लॉस को बांटना है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को करूँगा क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन से थे, राम श्याम मोहन, तो यहाँ लिखूंगा राम श्याम मोहन, राम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, वही रेशो में 4:3:2 था, तो 4000 3000 2000, तो 4000 3000, यानी कि आप अल्टीमेटली देखो ये जो क्लेम 9000 रुपये का एक्स्ट्रा आया, ये कौन बियर करेगा, ये किससे पैसे लिया जाएगा, पार्टनर्स से। मैंने पहले डाला रिवोल्यूशन अकाउंट में क्योंकि ये दिखाने के लिए कि नई लायबिलिटी आ गई है, लेकिन वो फिर लॉस हुआ रिवोल्यूशन अकाउंट में, वो लॉस को ट्रांसफर कर दिया इनके अकाउंट में, तो अल्टीमेटली इनका अगर डेबिट कर रहा हूँ तो एक्चुअली में लॉस इन्हीं को बियर करना पड़ रहा है, तो क्लेम इन्हीं को पे करना पड़ रहा है, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो जब भी एक्स्ट्रा क्लेम आता है तो उसकी एंट्री ये होगी, ये चीज़ को ध्यान रखना। रिवोल्यूशन अकाउंट में डाल दूंगा, फिर वो लॉस उनमें बढ़ जाएगा। समझ आ रही बात। केस 5 देखते हैं जरा अब। केस 5 को एक्चुअली में देखते हैं कि क्या करेंगे। बहुत बढ़िया एक्चुअल में क्वेश्चन है ये। केस 5 बड़ा सिंपल है, आप खुद बता दोगे। व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 90,000, तो अगर 90,000 का रिजर्व है और 90 के 90,000 ही अगर आपने क्लेम मांग लिया, तो वही पहली वाली एंट्री जो मैं कर रहा था वही होगी कि 90,000 में रिजर्व से लूँगा और क्लेम को पे कर दूँगा, मतलब क्लेम को दे दूँगा। ठीक है, तो वही एंट्री जो भी कर रहा था पहली वाली वही होगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 से टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। सो ये एंट्री होगी सिंपल। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है बात। ऐसा करेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देगा बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंटेड, कि भाई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया तो रिजर्व से कर दिया, यानी कि पार्टनर कैपिटल नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, बचा ही नहीं। सर लेकिन ये बताओ, ये क्लेम जो होता है लायबिलिटी है, तो क्या बैलेंस शीट में आएगा? बहुत ध्यान से बनना। अगर आपने रिजर्व से क्लेम पूरा कर दिया तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्योंकि रिजर्व आपने हटाया और वर्कमैन कंपनसेशन को क्लेम को पे कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है, आएगा लायबिलिटी साइड? बिल्कुल आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? कौन कह रहा है नहीं आएगा? सब आएगा। ध्यान से समझो बात को। 90,000 का जो रिजर्व था ये आपने हटा दिया, लेकिन उसका नाम क्या पड़ गया लायबिलिटी का? 90,000 पे इस वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम का पड़ गया, तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि लायबिलिटी ये अभी पे नहीं करा। कहने का मतलब है कि ये इसको रिजर्व से पूरा कर दिया, रिजर्व को हटा के नाम क्या पड़ गया? क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो कहने का मतलब है कि वो रिजर्व जो बनाया था 90,000 का, उसको पैसे को इस्तेमाल करके मैंने क्लेम को अभी अकाउंट कर दिया। अकाउंट का मतलब ड्यू कर दिया। अकाउंट्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में मैं क्लेम को ले आया। अब आगे जाके पे करेगा तो बात की बात है, लेकिन वो एक्चुअल में मुझे पे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने रिजर्व से पूरा कर दिया। लेकिन ये जो आपने अकाउंट खोला है, इसको क्या बैलेंस शीट पे दिखा नहीं सकता? क्या बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा? आपने क्या करा, इस रिजर्व के अकाउंट को तो बंद कर दिया बैलेंस शीट में। इस रिजर्व के जो आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा हुआ था वो अकाउंट को हटा दिया 90,000 से, बट अब वो हटा दिया तो उसका नाम क्या पड़ गया? आपने वो हटा के वो अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर दी? क्लेम के अकाउंट में। तो नाम अब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से 90,000 पे लिखना तो पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो बैलेंस शीट कैसे मैच होगी? समझ आ रही बात? ये मैं कह रहा हूँ, इसी चीज़ को समझाऊँ। और अगर ये एक्स्ट्रा क्लेम आ गया था, यानी कि जैसे कि क्लेम आ गया था 99,000 का और बाकी का आपने पैसा किससे पूरा किया? रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट करके 9,000 से, तो आपका लायबिलिटी साइड पे कितना आएगा? बहुत ध्यान से समझना। तो आपका लायबिलिटी साइड पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जो अमाउंट थी, जैसे 90,000 पे थी,
उसको आपने हटाया, आपने डेबिट किया। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को 90,000 से ही लिखूंगा, अभी भी 99 से नहीं लिखूंगा, क्योंकि जो 9,000 रुपये है वो आपने रिवोल्यूशन अकाउंट में भेज दिया और रिवोल्यूशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला गया। तो वो जो बाकी एक्स्ट्रा 9,000 रुपये का इफेक्ट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हो गया है। तो यहाँ पर तो 90,000 ही लिखूंगा। तो कहने का मतलब क्लेम की अमाउंट लायबिलिटी साइड पे आती है, उतनी आती है जितने की रिजर्व होता है। अगर ये क्लेम होता 40,000 का तो 40,000 से लिखता, ठीक है। अगर ये क्लेम होता 40,000 का तो 40,000 लिखता लायबिलिटी साइड पे, 90 है तो 90 लिखूंगा। लेकिन अगर रिजर्व से एक्स्ट्रा अमाउंट है तब भी रिजर्व जितना ही अमाउंट लिखूंगा, बाकी का जो रिवोल्यूशन अकाउंट चला गया है वो नहीं आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान से बनना है। तो अगर 90,000 तो 90,000 लिखूंगा। अगर ये कहता वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 40,000 का, तो मैं क्या करता, मैं वर्कमैन कंपनसेशन 40,000 लिखता। अब आप कहोगे 90,000 तो हमने हटा दिया, बाकी 50,000 कहाँ गया? वो पार्टनर्स कैपिटल में चला गया ना, वो तो पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा। समझ रहे बात को? इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये हमारा ट्रीटमेंट खत्म होता है। अब करते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसका कैसे करते हैं ट्रीटमेंट, जरा ध्यान से बनना। इलस्ट्रेशन 11 देखो, यहाँ से मैं आपको बताऊँगा। ये दे रखा है आपके सामने, 432 प्रॉफिट बांट है, न्यूरोश इतनी होगी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है और इन्वेस्टमेंट दे रखी है। दरअसल ये कौन सा रिजर्व होता है? ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो फ्लक्चुएट होती है, बदलती रहती है, उसकी वजह से कोई अगर आपको नुकसान हो जाता है, उस नुकसान को पूरा करने के लिए रिजर्व बनाएगा। कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मान लेते हैं 1,00,000 रुपये, लेकिन मार्केट वैल्यू घट के 90,000 रुपये होगी, तो 10,000 रुपये जो वैल्यू गिरी उस इन्वेस्टमेंट की, वो रिज़र्व इसलिए काम आएगा। रिज़र्व से क्या करूँगा, 10,000 की जो वैल्यू गिरी है उस रिज़र्व से अमाउंट 10,000 रुपये लूँगा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दूँगा, जिससे वो इन्वेस्टमेंट गिरने की वजह से आपको नुकसान जो हुआ है 10,000 का वो ना हो, उसके लिए बनता है। तो अब केस 1 देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है, व्हेन देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, जब पता ही नहीं कुछ भी, जब पता ही नहीं मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है। वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट 2 लाख की बढ़ी है, ये नहीं पता मार्केट वैल्यू कितनी है। तो मैंने क्या बताया आपको, ठीक है, मैंने क्या बताया था कि अगर कोई कुछ भी नहीं पता तो रिजर्व कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो सिंपल वही लिखूंगा, रिजर्व को ट्रांसफर करने का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इस बार नाम हो गया बस इसका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से है, 18,000 से है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर है गौरव, सौरभ, कबीर, टू गौरव्स कैपिटल अकाउंट, सौरभ्स कैपिटल अकाउंट, कबीर कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में होगा, 4:3 में ही होगा। तो 18,000 को जब आप बांटोगे 4:3 में तो कितना कितना आएगा, देखो 8,000 रुपये, 6,000 रुपये और 4,000 रुपये। नरेशन आ जाएगी, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर इन ऑल प्रोफिशिएंट रेशो। केस 2 देखते हैं जरा बहुत ध्यान से। केस 2 क्या कह रहा है, जब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 2 लाख है, मतलब भाई इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी, वैल्यू 2 लाख हो चुकी है, बढ़ गई है वैल्यू, तो बढ़ गई है मेरे भाई, तो रिजर्व वहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता, तब भी सेम टू सेम यही एंट्री होगी। यानी कि वैल्यू बढ़ गई तो बहुत अच्छी बात है ना, तब थोड़ी रिजर्व से पैसा लूँगा, तब भी यही एंट्री होगी, तब भी रिजर्व को पूरा के पूरे रिजर्व को पार्टनर में बांट दिया जाएगा, तो सेम एंट्री होगी, कुछ भी नहीं करना आपने अलग। तो बढ़ गई है वैल्यू अगर, तो उसमें कुछ भी नहीं करना होता, रिजर्व का इस्तेमाल कुछ नहीं करना होता। केस 3 में करना पड़ेगा। केस 3 में कह रहा है कि मार्केट वैल्यू 1,91,000 रुपये हो गई है, यानी कि 9,000 से कम हो गई। 2 लाख मतलब 1 लाख की थी, 2 लाख की थी, मतलब सॉरी मैं गलत बोल दिया था, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी और 2 लाख की मार्केट वैल्यू हो गई थी इसमें, तो उतनी की उतनी रहेगी, तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। लेकिन तीसरे केस में 1,91,000 कम हो गई है 9,000 से, तब कुछ ना पड़ेगा कुछ। जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में करना पड़ रहा था, तब क्या करना पड़ेगा, पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का तो पूरे से डेबिट करूँगा, पहले तो इसको पूरे से डेबिट करूँगा जैसे कि मैं उसमें कर रहा था। फिर इसमें से जो इस्तेमाल करना है इसमें से रिजर्व का पैसा, वो किस में डाल दूंगा, पहले डाला था वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के अंदर, इस बार इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दूंगा।
कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में वो डाल दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि हम नहीं चाहते कि 2 लाख से घट के कोई वैल्यू कम, हम चाहते हैं कि 2 लाख ही रही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। 9,000 से जो घटी है ना, उसका आप भुगतान रिजर्व से करो। तो मैं क्या करूँगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मतलब कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को घटाऊंगा, लेकिन वो 10,000 का नुकसान वो किससे बियर करूँगा, रिजर्व को डेबिट करके। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9,000 से कर दूंगा कि 9,000 से जो वैल्यू घटी वो 9,000 की वैल्यू घटेगी, क्रेडिट करूँगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, क्रेडिट से घटता है। लेकिन वो जो 9,000 से घटी है उसका नुकसान रिजर्व से पूरा कर दिया मैंने, पार्टनर्स कैपिटल से पूरा नहीं करा, रिजर्व से पूरा कर दिया। और बाकी जो बचा पैसा वो किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में अकाउंट में, जैसे वही टू गौरव, टू सौरभ, टू कबीर। तो कहने का मतलब यह है कि आपको जितनी वैल्यू घटी है उससे तो रिजर्व का अमाउंट ले, रिजर्व से पैसा ले लेना है वो बोला, और जो बाकी बचा है वो पार्टनर्स कैपिटल में बांट देना। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। गौरव, सौरभ, कबीर कैपिटल 9,000 ने बटा है ना, तो ये आ जाएगा फिर 4,000, 3,000, 2,000। समझ आ रही बात, ये चीज़ क्लियर होगी है, बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से देखो केस 4, इसमें बेसिकली बहुत आसान है, ये भी जो आपको बता रहा था कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख से 2,18,000 होगी इसमें, तो बढ़ गई है, तो मेरे भाई इसमें तो फायदा है ना मेरा, तो रिजर्व का इस्तेमाल नहीं करोगे, पूरा का पूरा रिजर्व पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। तो इसकी तो सेम एंट्री होगी भाई, सेम एंट्री एज केस 1। केस 5 है मेन तो भैया केस 5 है। वो कह रहा है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 1,73,000 हो गई है। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? लेकिन एक चीज़ ध्यान समझना, केस 4 में तो सेम एंट्री होगी केस 1 जैसी, लेकिन इसमें एक और एंट्री होगी। वैल्यू जो बढ़ती है वो वैसे देखो, इसमें भी आप नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन इसमें करके दिखा देना फिर भी, क्योंकि आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो जितने से बढ़ी उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, फिर वो पार्टनर कैपिटल बढ़ जाते हैं, उसकी भी एंट्री करके दिखा सकते हो आप। ठीक है, लेकिन आपको अब पता होना चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे जाती है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या जाती है, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि जब वैल्यू बढ़ती है सेट की, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर दूंगा क्रेडिट, 18,000 से बढ़ी है, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को कर दूंगा डेबिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, एसेट है, एसेट बढ़ता है डेबिट साइड से। फिर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट हुआ, कोई क्रेडिट साइड बढ़ी है तो प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर दूंगा डेबिट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। ये टू गौरव, टू सौरभ, ठीक है, टू सौरभ और टू कबीर। ऐसे समझना, ठीक है। 18,000 बढ़ जाएगा, फिर वही आएगा 4,000, 3,000, 2,000, सॉरी ये 9, हाँ सही है, 18,000 से बढ़ रही थी, ये हो जाएगा। केस 5 आप देखो क्या कह रहा है कि इस बार वैल्यू घट गई है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही घट गई है। मतलब वही चीज़ हो गया जैसे कि उसमें था कि रिजर्व हमारे पे कम पड़ गया था, यहाँ पर भी वही चीज़ होगी। 1,73,000 हो गई है, तो 2 लाख से 1,73,000 हो गई है, तो कितने से घटी है भाई, 27,000 से घट गई है, 27। और मेरे पास रिजर्व सिर्फ 18,000 का ही है, तो मैं मैक्सिमम 18,000 इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे उसमें था वर्कमैन कंपल्सरी क्लेम में भी था कि मैक्सिमम 90,000 इस्तेमाल कर सकता था। तो करूँगा तो दोबारा से पूरा डेबिट, मतलब हर एंट्री में कोशिश यही करनी है, डेबिट तो पूरे से करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट पूरे से करो, 18,000। अब 18,000 तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, मतलब जो 27,000 से वैल्यू गिरी है, इसमें से सिर्फ वैल्यू का भुगतान करने के लिए 18,000 मैक्सिमम रिजर्व से इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिससे पार्टनर को लॉस ना हो। 9,000 पे बच जाएगा, बाकी पहले 18,000 तो पहले इस्तेमाल करो ना रिजर्व से, तो रिजर्व से 18,000 इस्तेमाल करूँगा, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को कर दूंगा क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट कितने से, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कर दूंगा 18,000 से क्रेडिट, कि मैक्सिमम 18,000 मैंने इस्तेमाल कर दिया जो इन्वेस्टमेंट वाली गिरी थी रिजर्व से, उस भुगतान उस नुकसान को पूरा करने के लिए। लेकिन सर अभी भी 9,000 बचा है, यानी कि टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो भैया पूरे 27,000 से क्रेडिट करना है। बाकी जो 9,000 बचा, इसको कहाँ डालूंगा? देखो 18,000 जो घटा वो तो चलो रिजर्व से ले लिया, उस नुकसान उसको तो रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया,
लेकिन बाकी 9,000 रुपये कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी बेसिकली अगर पैसा एक्स्ट्रा मुझे अगर क्लेम देना किसी को तो भी रिवोल्यूशन अकाउंट में जा रहा था। ऐसे ही कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज़्यादा कम होगी, रिजर्व से पूरा नहीं हो पा रहा, वो भी रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दूंगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दूंगा क्योंकि ये वैल्यू घटी है, नुकसान हुआ और ये नुकसान कहाँ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिर रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, इस नुकसान को कहाँ भेज दूंगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 9,000 नुकसान हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नुकसान को डेबिट कर देंगे क्योंकि नुकसान हुआ, तो गौरव्स कैपिटल अकाउंट, सौरव्स कैपिटल अकाउंट, कबीर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इनको डेबिट कर दो। तो ये आ जाएगा फिर 2,000, यहाँ 4,000, 3,000 और 2,000 बीइंग लॉस इन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। समझ आ रही बात? ऐसे करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में से ट्रीटमेंट क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटानी है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू मार्केट वैल्यू लिखेंगे 1,73,000, लेकिन वो जो मार्केट वैल्यू लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, उसमें जो नुकसान हो गया मुझे 27,000 का लॉस हुआ, जो उसको लॉस को भरपाई मैंने पहले तो रिजर्व से कर दिया 18,000 पे, लेकिन बाकी जो 9,000 बचा वो रिवोल्यूशन अकाउंट डाल दिया। तो रिजर्व तो पूरा ख़त्म हो जाएगा बैलेंस शीट से क्योंकि आपने पूरा डेबिट कर दिया, बाकी 9,000 पे आपके पार्टनर्स कैपिटल में चलेगा। इसमें जो बटा, इसमें देखो रिजर्व जब पूरा बट गया, मैंने क्या बताया, रिजर्व तो पूरा इस्तेमाल करना होता है, रिजर्व तो हट ही जाएगा बैलेंस शीट से। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमेशा मार्केट वैल्यू लिखी जाएगी बैलेंस शीट। इसमें ट्रीटमेंट ये होगा बस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट वैल्यू लिखी रहती है। जैसे अगर 1,73,000 होगी तो 1,73,000 लिखूंगा, 2 लाख होगी 2 लाख ही लिखूंगा, 2,18,000 होगी 2,18,000 लिखूंगा, बस बैलेंस शीट में ये होता है। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो भैया आपको बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट समझ में आ गया। ठीक है, बाकी और एक है कि बस अकाउंटिंग और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये एक बार देख लो फटाफट से कैसे करते हैं। मैंने कोई एंट्री पहले समझा चुका कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर रिटर्न ऑफ करना है, ये फिक्टिशियस एसेट होता है। देखो इलेक्शन 12 में क्या लिखा है, हरदीप संदीप पार्टनर है, 4:1 में प्रॉफिट बांट रहे हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है, यानी कि वही फिक्टिशियस एसेट है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसको बांटने की एंट्री क्या होती है? क्रेडिट कर देंगे। देखो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। ऑल्ट्रेशन नरेशन आगे बीइंग एडवर्टीज सस्पेंस अकाउंट रिटर्न ऑफ कहते हैं जब भी कोई एसेट हटता है, रिटर्न ऑफ। समझा रही बात? ये चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है। एक और देख लो, 13 में क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई पार्टनर है, 3:2 प्रॉफिट बांट रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि भाई आप फ्यूचर में लॉस इक्वली प्रॉफिट बांटेंगे। आपको P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस रखा है, डेबिट बैलेंस उसका मतलब है लॉस बढ़ेगा, लॉस होता है डेबिट, बांटने के लिए क्रेडिट कर दूंगा, क्रेडिट करा है देखो, और पार्टनर से डेबिट कर दिया। इस तरह से करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक करिए फटाफट से। एक बात ध्यान से बोलो, लास्ट में एक चीज़ और है, एक चीज़ और भी मैं आपको बतानी ही, मुझे लास्ट में बता रहा हूँ मैं वो, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं बहुत सारी चीज़ें अच्छे से। ये देखिए, ये आप देखो, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन द एग्जिस्टिंग बैलेंस हैज टू बी रिटेन द बुक्स। मतलब कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि भैया ये जो रिजर्व है, जितने भी या जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉस है, वो बैलेंस शीट में वैसी की वैसी ही रहे, उसका कोई इस्तेमाल ना करो, पार्टनर में बांटो ना। तब क्या करते हैं, तब क्या उसको वैसे का वैसे कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे? करेंगे मेरे भाई, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जैसे कि मैं कह रहा हूँ, इसको ध्यान से एक बार समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो जनरल रिजर्व 3 लाख है, पहले रेशो ये है, नए रेशो ये है। अब वो कहना चाह रहा है कि वह 3 लाख के 3 लाख जनरल रिजर्व वैसे का वैसे लिख के रहने दो। लेकिन अगर वैसे का वैसे लिख के रहने दो तो कुछ नहीं करना क्या भैया? आपको पता है कि फ्यूचर में किसी को पार्टनर को गेन होगा, किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि रेशो बदल रही है। जैसे कि आपको कैसे निकालते हैं वो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, कि सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे, पुराने को नए में से माइनस करके। जैसे एक को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, पुराने रेशो क्या है 3/5 है उसके शेयर, नया शेयर 2/3 होगा, तो 15 एलसीएम आ गया, तो 1/15 का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ऐसे बी को भी फिर ऑब्वियसली बात है 1/15 का गेन होगा, उससे फिर माइनस में आएगा, क्या निकाल के देख लेना। तो भैया हम नहीं चाहते किसी को गेन हो, किसी को सैक्रिफाइस हो। भले ही हम जनरल रिजर्व को वैसे के वैसे लेके नहीं देंगे, लेकिन
गेन और सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री फिर पास करेंगे। हम रिजर्व को नहीं बांटेंगे तो क्या करेंगे, फिर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। और एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है कि जो फ्यूचर में जिसको गेन होगा उसको उससे पैसा आज ही दे दो, और जिसको फ्यूचर में सेक्रीफाइस होगा उसको आज ही दे दो। तो यानी कि गेनिंग पार्टनर से ले लो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो गेनिंग जो फ्यूचर में गेन होने वाला है जिसको, उससे ले लो पैसा, और सेक्रीफाइस जिसको होने वाला है उसको दे दो, जिससे ना तो फ्यूचर में किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और ना ही गेन करना पड़ेगा। तो आप देखो 3 लाख रुपए का जनरल रिजर्व है, 3 लाख का 1/15 उसे फ्यूचर में गेन हो जाएगा, क्योंकि इसका शेयर बदल के उसको एक्स्ट्रा 1/15 शेयर मिल जाएगा। तो हम नहीं चाहते इसको 1/15 का गेन हो, 3 लाख का 1/15 का गेन ना हो जाए। तो उसको क्या करेंगे, इसका 3 लाख का 1/15 निकालूंगा, 20,000 रुपये आ गया, तो इसका मतलब 20,000 रुपये का उसको गेन होगा। तो हम क्या करेंगे, 20 से 20,000 रुपये ले लेंगे, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दूंगा 20,000 से, और ए को 20,000 का गेन से सेक्रीफाइस होना पड़ेगा, उसी वही जितना उसको गेन होगा उतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ए को आज ही दे दूंगा 20,000। अब कोई झगड़ा नहीं होगा फ्यूचर में, अब कोई झगड़ा नहीं होगा कि भाई रेशो बदल गई है, आप तो गेन कर रहे हो सेक्रीफाइस कर रहे हो। हमने आज ही सेटलमेंट कर लिया, हमने कह दिया कि देखो भाई आपको 20,000 का गेन होगा ना, हम देखो मैंने 20,000 का गेन अपना आपको दे दिया, टेंशन मत लो, आपको फ्यूचर में कोई सेक्रीफाइस अब करना नहीं पड़ेगा, 20,000 में मैं आज ही दे लो आप मेरे से। तो दैट इज़ कॉल्ड। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आने वाली वीडियोस को मिस ना करना, और कुछ और टॉपिक की चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।